हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जब से आपने देखा कि कोरोना वायरस शुरू हुआ, देश में पूरी दुनिया में फैला, तब से छोटी छोटी जो बीमारियां हुआ करती थी सभी का नाम कोरोना वायरस दे दिया गया। जैसे किसी व्यक्ति को किसी को भी बुखार हो जाता है तो कह दिया जाता है कोरोना वायरस हुआ है। किसी का हाथ पैर टूट जाए किसी तरह से एक्सीडेंट से, तब भी कहा जाएगा कि ये कोरोना वायरस के कारण से हुआ है। तो ऐसे में सभी छोटी बीमारियां जो बड़ी बीमारियां हुआ करती थी, आज सभी का नाम कोरोना वायरस हो चुका है। उसी तरह से बताया गया है कि जब से राफेल विमान आया है भारत में 5 विमान आ चुके हैं, उसी के बारे में बात करेंगे। जब से बताया गया कि राफेल विमान आया तब से देश में अन्य जो मुद्दे हुआ करते थे, एजुकेशन को लेकर, देश में जो बेरोजगारी है, हर चीज को लेकर, गरीबी है, किसानों की जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी। आज अगर आप न्यूज चैनलों में देखें तो सिर्फ 3 से 4 मुद्दे ही बने हुए हैं। पहला राफेल, दूसरा राम मंदिर, तीसरा जो है सरकार के बारे में सिर्फ बड़ाई ही की जाती है। तो ऐसे में आज जो हमारा टॉपिक होगा राफेल के बारे में, क्या राफेल वास्तव में भारत को फायदा पहुंचाएगा या कहीं ना कहीं इससे हमें नुकसान ही होने वाला है। ये नुकसान हमें कैसे होगा, किस प्रकार होगा, इस पूरे वीडियोज में हम जानेंगे। तो चलिए, आप यहाँ पे स्क्रीन पे, आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है कई पॉइंट, इसी पॉइंट को एक एक करके हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट होगा कि हमें कितनी जरूरत है राफेल की। अगर आज 5 राफेल आए हैं तो आने वाले समय में कुल मिलाकर 36 होंगे, लेकिन क्या 36 ही हमारी जरूरत है या इससे भी अधिक। दूसरा पॉइंट है कि राफेल क्या है। जितना आप जानते हैं राफेल के बारे में, जितना दिखाया जा रहा न्यूज चैनल में, न्यूज़पेपर, सब जगह दिखाया जा रहा, क्या उतना ही राफेल के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट है कि टॉप युद्धक विमान, अगर भारत के पास राफेल है तो चाइना के पास क्या है, पाकिस्तान के पास क्या है, अमेरिका के पास क्या है। क्या राफेल ही एक ऐसा विमान है जो पाकिस्तान को भी खत्म कर सकता है, चीन को भी खत्म कर सकता है। ऐसे बारे में हम तुलना करेंगे। और चौथा पॉइंट इसी से रिलेटेड, तीसरा से ही रिलेटेड है कि हम तुलना करेंगे। एक साइड में इंडिया को रखेंगे, दूसरे साइड में पाकिस्तान और चाइना के जो परमाणु हथियार हैं, इस तरह से जो फाइटर प्लेन होते हैं उससे तुलना करेंगे। और पांचवा पॉइंट है मिलिट्री वर्सेस जो आपका मेडिकल। भारत में देखा जाए जब से मोदी सरकार आई है पिछले 6 सालों में, मैं पिछले 5 सालों की ही बात करूंगा क्योंकि 5 सालों का ही डाटा यहाँ पे तैयार किया गया। इन 5 सालों में देखा जाए तो सरकार ने कितना मेडिकल पर खर्च किया, कितना इस तरह से मिलिट्री पे खर्च किया। दोनों आज के समय में अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 ही मुद्दे इस समय सबसे अधिक चर्चित चल रहे हैं। एक मेडिकल, क्योंकि कोरोना वायरस फैला हुआ तो सभी देश को सोचने पर विवश होना पड़ा है कि हम मेडिकल पर कितना खर्च कर रहे हैं। और इस समय दुनिया में बढ़ते खतरों के कारण से सभी देश अपनी सुरक्षा के बारे में विस्तार से बात करेंगे। आज से 22 वर्ष, आप याद करिए, आज से 22 वर्ष वह समय था 1998, जब भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने भारत सरकार से कहा था कि हमें राफेल विमान की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में पाकिस्तान भी हमारे लिए खतरा तो बना है आजादी के बाद से। उसके बाद से ही आप देख सकते हैं कि चीन का भी भारत के ऊपर ऐसे प्रभाव देखने को मिले हैं। इधर आपने कई और देश देखे हैं, पड़ोसी देश भी देख सकते हैं जो इस समय भारत से खुश नहीं है। आप नेपाल और भारत का विवाद जो अभी जल्दी में शुरू हुआ है, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। श्रीलंका भारत का विवाद, ऐसे हर देशों के साथ, लगभग पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हुआ करता था उसमें तनाव आ चुका है। अच्छी बात तो यह है कि भारत को 5 राफेल विमान मिल चुके हैं, कि जो शेष 31 विमान बचे हैं वो भी भारत सरकार को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कितनी जरूरत है भारत को राफेल विमान। वायुसेना के रणनीतिकारों, सामरिक विशेषज्ञों को इतने भर से खुश नहीं होना चाहिए कि भारत को आज 5 राफेल विमान मिल चुके, आने वाले समय में पूरी तरह से हमें 36 मिल जाएंगे। क्योंकि आज भारत की जरूरत 36 नहीं बल्कि 150 फाइटर प्लेन, या आप राफेल ही मान लीजिए, या इसी तरह से और लड़ाकू विमान की जरूरत है। ऐसा कहना वायुसेना में पिछले वर्ष ही अवकाश प्राप्त एयर मार्शल का कहना है, उन्होंने नाम नहीं बताने की बात कही है। चीन और पाकिस्तान से दोहरी चुनौती का आकलन करके भारतीय वायुसेना ने 1998 में 126 राफेल की मांग भारत सरकार से की थी। 1998 बीता, 1999 में भारत पाकिस्तान के मध्य में कारगिल युद्ध हुआ जिसमें भारत की विजय हुई, लेकिन फिर भी देखा गया कि कहीं ना कहीं भारत की कमी थी। तो वह हथियारों में, जो हथियार भारत के पास थे वो बहुत ही पुराने हो चुके थे, उसे बदलने की जरूरत है। तो 1999 में कारगिल रिव्यू कमेटी की मांग थी कि ऐसे हथियार मंगाए जाए जो आने वाले समय में पाकिस्तान को भी जवाब दिया जा सके, चीन को भी जवाब दिया जा सके,
इसी तरह से 2005 में एक इंटरव्यू की बात है। 2005 में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ब्रिजेश मिश्र का कहना है कि हमें 36 राफेल की जरूरत नहीं है, हमें कम से कम 150 राफेल की जरूरत है। इसी प्रकार रक्षा विशेषज्ञ राहुल बेदी का कहना है कि राफेल से भारतीय एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी और बढ़ा भी है। इस तरह से देखा गया कि इजाफा हो चुका है, लेकिन इसकी संख्या बहुत ही कम है। बेदी का मानना है कि 36 राफेल तो अंबाला और पश्चिम बंगाल के हासीमारा स्क्वाड्रन में ही लग जाएंगे, तो बाकी स्क्वाड्रन का क्या होगा। राहुल बेदी के अनुसार भारतीय वायुसेना के पास इस समय अगर आवंटित संख्या के देखा जाए स्क्वाड्रन की तो वो 42 है, लेकिन इस 42 स्क्वाड्रन में से मात्र भारतीय वायुसेना के पास इस समय तैयार 32 ही हैं। और इन 32 पर भी देखा जाए जो फाइटर प्लेन की संख्या निर्धारित होती है वह निर्धारित संख्या से बहुत ही कम है। इसलिए बताया गया है कि भारतीय वायुसेना को हथियार तो चाहिए, गुणवत्तापूर्ण तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ संख्या भी डिपेंड करता है कि आपके पास ये हथियार कितने मात्रा में। जैसे राफेल की बात हो रही है 36, लेकिन 36 से हमारा काम नहीं चलने वाला, हमें 36 से अधिक जैसे बताया कि कम से कम में 150 राफेल विमान हमारे पास हो तो हम पाकिस्तान और चाइना को एक साथ चुनौती दे सकते हैं, उसके साथ एक साथ डटकर लड़ाई लड़ सकते हैं। और अगर आप चाइना व पाकिस्तान से मुकाबला कर रहे हैं तो विमान की संख्या में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। 10 से 20 जो विमान होने चाहिए वो अधिक होने चाहिए, क्योंकि आप पाकिस्तान की संख्या तो निर्धारित कर सकते हैं कि पाकिस्तान के पास इतने फाइटर प्लेन, इतने परमाणु बम है, लेकिन आप चाइना के बारे में निर्धारित नहीं कर सकते कि चाइना के पास इतने हथियार इस प्रकार के हैं। आप सभी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि फ्रांस देश ने हमें राफेल बनाया बेचा है, इसमें टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर नहीं हुई है। जबकि भारत जब रूस के साथ कोई डील करता है हथियार को लेकर तो रूस सामान के साथ साथ प्रोडक्ट के साथ साथ रूस हमें टेक्नोलॉजी भी प्रोवाइड करता है। और इस प्रकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जो हुआ है रूस के माध्यम से भारत को दिया गया है, उसके कारण से ही भारत देश आज 272 सुखोई विमान अपने दम पर बना रहा। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपको किसी भी देश से कोई हथियार एक बार ही खरीदना होता है, लेकिन जब आपको टेक्नोलॉजी मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाता है कि ऐसे बनाना है, कोई भी गड़बड़ी आएगी तो आप ऐसे सुधार कर सकते हैं, ऐसे मॉडिफाई कर सकते हैं, तो आपको दोबारा उस देश से खरीदना नहीं पड़ता। अगर खरीदना पड़ता है तो नेक्स्ट जनरेशन के जो हथियार होते हैं वो आपको खरीदना पड़ता है। जबकि राफेल के साथ ऐसा नहीं हुआ है, भारत को टेक्नोलॉजी नहीं मिली है, सिर्फ 36 राफेल ही मिलेगा। ये सबसे बड़ी लॉसेस मानी जा रही है इस भारत और फ्रांस के बीच में समझौता। तो इस प्रकार ये कहा जा रहा है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ना होने के कारण से भारत देश कभी भी अपने दम पर राफेल विमान तैयार नहीं कर सकता। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो भारत देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट चल रहा है 2014 से ही चल रहा है, तो ऐसे में क्या हम मेक इन इंडिया हो रहे हैं या मेक इन फ्रांस या मेक इन अमेरिका, मेक इन चाइना हो रहे हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्या सिर्फ ये नारा है कि मेक इन इंडिया लाएंगे, ऐसे सामान चाइना से हम बैन कर देंगे? तो ऐसे में जब तक हम हथियार को लेकर अपने देश पर निर्भर नहीं होंगे तब तक सिर्फ ये नारा ही नारा रह जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार इस समय भारत के पास कुल स्क्वाड्रनों की संख्या 32 है, जिस पर 18 फाइटर प्लेन इस समय तैनात है। एयरफोर्स की आशंका यह है कि अगर एयरक्राफ्ट की संख्या प्रेजेंट टाइम में नहीं बढ़ाई जाती है या आने वाले 1 से 2 साल में नहीं बढ़ाई जाती है तो 2022 में जो इस समय 32 स्क्वाड्रन है वो 32 से घटकर 25 पर हो जाएंगे, जो भारत के लिए, भारत देश के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय या सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जाएगा। तो यहाँ पे सवाल ये बनता है कि अगर इस समय 32 स्क्वाड्रन है भारत के पास तो क्या खतरा कम है? जब ये घटकर 2022 में 25 हो जाएंगे तो खतरा कम होगा या बढ़ेगा? इसका जवाब आपको मिल चुका होगा। इसी तरह से एक और विशेषज्ञ हैं गुलशन लूथरा, इनका कहना है कि पाकिस्तान को तो हम किसी भी तरह से हैंडल कर सकते हैं, लेकिन भारत के लिए सबसे बड़ा चुनौती तो चीन है। उसके लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप राफेल की बात करिए या और जितने इस समय भारत के पास जैसे मिराज 2000 है और हथियार जो है वो चीन से हमारे पास बहुत ही कम तुलना में है। पावर की बात हो, संख्या में बात, और अगर आने वाले भविष्य में कभी भी चीन और पाकिस्तान एक साथ मिलकर भारत के साथ युद्ध करते हैं या घेरने की कोशिश करते हैं तो भारत के लिए सबसे बड़ा दिक्कत हो जाएगा। जैसा कि 1962 के युद्ध में भारत और चाइना के युद्ध में क्या हुआ था सभी दुनिया को पता है। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि कोई भी फाइटर प्लेन कितनी ऊंचाई तक जाता है, यह उसकी इंजन की क्षमता होती है। नॉर्मली जो फाइटर प्लेन होते हैं वो 40 से 50 हजार फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन ऊंचाई से किसी लड़ाकू विमान की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसा आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि जो विमान है, जो फाइटर प्लेन है वो एक साथ उड़ रहे हैं, बहुत ही ऊंचाई पर जा रहे हैं, और इस प्रकार फाइटर प्लेन की ताकत ऊंचाई से न नापकर उसके हथियार और सेंसर क्षमता से होती है कि कौन सा हथियार कितना ताकतवर है।
राफेल विमान की जरूरत को इस प्रकार समझा जाए, जैसे मैंने कई बार कई विशेषज्ञों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया कि भारत में राफेल की जरूरत 36 नहीं है बल्कि 150 कम से कम। इसे इस बात से समझा जाए, इस एग्जांपल से समझा जाए, पाकिस्तान के पास जो फाइटर प्लेन है इस समय वो किसी भी देश से छिपा नहीं है। जैसे इस समय पाकिस्तान के पास हाई टेक्नोलॉजी के J-17, F-16 और मिराज है। ये पाकिस्तान के फाइटर प्लेन राफेल के आगे बहुत ही कम पावर के हैं। लेकिन हमें यह समझना होगा कि अगर भारत के पास 36 राफेल आ जाते हैं 2022 के लास्ट तक, तो वो 36 जगह ही एक साथ या एक बार में 36 जगह ही लड़ाई कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तान के पास 36 से अधिक फाइटर प्लेन निकले, चाहे वो F-16 हो, मिराज हो, J-70 हो, तो भारत के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। और यही माना गया कि अगर यही चीज हम 36 राफेल को चाइना के साथ तुलना करें तो बातें पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएंगी कि चाइना के पास कितने हथियार हैं और भारत के पास कितने हथियार हैं, एक साथ में कितने हथियार से लड़ा जा सकता है। पहला पॉइंट ये था। दूसरा पॉइंट हमारा है कि राफेल क्या है। यह दुनिया की 4th एवं 5th जनरेशन के बीच का लड़ाकू विमान है। ना ये 4th का जनरेशन का है और ना ही 5th, उसके बीच का जो 4.5 हम कह सकते हैं उस जनरेशन का ये राफेल हमें मिला हुआ है। यूरोपीय देशों में यूरोफाइटर टाइफून को भी इसी स्तर का माना जाता है। अमेरिका की सुपर F-18 जो सुपर हॉर्नेट है वो भी इसी स्तर का माना जाता है जिस स्तर का राफेल विमान हमें मिला हुआ है। फ्रांस देश स्वयं राफेल का यूज करता है, लेकिन वो हमें 4.5 जनरेशन का दिया है, तो वह अपने 5th जनरेशन का फाइटर प्लेन यूज करता है। राफेल जैसा न विमान पाकिस्तान के पास है और ना ही चीन के पास है। इसलिए माना जाता है कि भारत पाकिस्तान से जीत सकता है, लेकिन चाइना से कहीं ना कहीं उसे जीतने के लिए थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। इस राफेल विमान का अभी तक अफगानिस्तान, लीबिया, माली, इराक और सीरिया जैसे युद्धों में यूज किया जा चुका है। फ्रांस, मिस्र व कतर के बाद भारत दुनिया का चौथा देश है जिसके पास ये राफेल विमान है। कितनी संख्या में है, जैसे यहाँ पे डाटा लगाया गया है। फ्रांस के पास कुल 48 राफेल विमान है, मिस्र के पास 24, तो कतर के पास भी 24 है, लेकिन भारत के पास कुल मिला के 36 होंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में सिर्फ भारत के 5 राफेल विमान है। 18 नवंबर 2016 की बात है। सरकार ने संसद में बताया था कि एक राफेल विमान की कीमत लगभग 670 करोड़ रुपए आएगी, लेकिन आज जब 2020 में हमें 5 राफेल मिला है तब इसकी कीमत 1670 करोड़ रुपया प्रति का एक राफेल हमें मिल रहा। अर्थात प्रति राफेल अगर देखा जाए, जैसे 2016 का यहाँ पे डाटा लगाया गया, आप इसे गूगल भी कर सकते हैं। आप वहां पे लिखेंगे 18 नवंबर 2016, उसके बाद पूरा डाटा आ जाएगा, तो वहां से आपको जानकारी मिलेगी। सरकार ने बताया था कि 670 करोड़ का हमें मिलेगा, लेकिन जब हमें मिला तो कितने का, 1670। इस प्रकार प्रति राफेल हमें 1000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ा है। तो इस प्रकार 36 राफेल 36,000 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ा, ये बात आज तक सीक्रेट बनी हुई है। इसी क्रम में तीसरा पॉइंट है टॉप युद्धक विमान। दुनिया में देखा जाए तो राफेल से कितने हाई लेवल के विमान अलग अलग देशों में है, तो सबसे पहला नाम तो अमेरिका का ही आता है। अमेरिका के पास लॉकहीड मार्टिन 5th जनरेशन का F-22 राप्टर 2005 में ही वायुसेना में शामिल हो चुका था, जो अभी तक देखा जाए प्रेजेंट टाइम में तो सबसे ताकतवर फाइटर प्लेन F-22 राप्टर है। दूसरा है इसी तरह से अमेरिका के पास ही यूएस का F-35 लाइटिंग 2 2015 में वायुसेना में शामिल हो चुका है। अमेरिका के बाद चाइना का नाम आता है, तो चाइना के कुछ ऐसे फाइटर प्लेन हैं जो भारत से अधिक ताकतवर हैं। तो इसी क्रम में है चाइना का जेगडू J-20 फाइटर प्लेन, और इसी क्रम में चाइना के पास है FC-35 शेनयांग भी बहुत ही ताकतवर माना जाता है। तीसरा देश है रसिया। सुखोई के बाद Su-57 की टेस्टिंग होने वाली है, जो दुनिया में सबसे खतरनाक फाइटर प्लेन माना जाए। चौथे पॉइंट में जैसे पहले हमने बताया था कि एक साइड में हमारा इंडिया होगा, दूसरे साइड में होंगे चाइना और पाकिस्तान के बीच में तुलना किया जाए जो फाइटर प्लेन है। जैसे भारत का राफेल को हम तुलना करेंगे, वहीं पे चाइना का J-20 फाइटर प्लेन को लेंगे और पाकिस्तान का F-16 फाइटर प्लेन को। तो यहाँ पे पूरा कॉलम बनाया गया है। इंजन तो राफेल में डबल है, J-20 जो चाइना का है उसमें भी डबल है, F-16 जो फाइटर प्लेन है पाकिस्तान का उसमें सिंगल इंजन लगाओ। इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि किसका पावरफुल है, किसका कमजोर फाइटर प्लेन है। सीट की बात किया जाएगा तो जो आपका राफेल है इसमें डबल भी है और सिंगल। ये जो आपके 36 मिलेंगे भारत देश को, इसमें 28 सिंगल सीट के मिलेंगे फाइटर प्लेन और 8 जो होगा वो डबल सीट का होगा। तो वहीं J-20 में जो है इसमें सिंगल है
F-16 में भी सिंगल सीट है। इसके बाद है कॉम्बैक्ट रेडियस। कॉम्बैक्ट रेडियस का मतलब होगा कि एक बार में जब ये फाइटर प्लेन चलेंगे एक स्थान से तो कितनी दूरी तक जा सकते हैं। जैसे बताया गया कि 3700 किलोमीटर दूर तक राफेल एक बार में जा सकता है। जैसे आपने सुना है कि फ्रांस से भारत आ रहा था तो बीच में रोका गया था उसको फीलिंग करने के लिए, उसको लिए, तो यही चीज है, इसी के कारण से इसे रोका गया था। तो वही J-20 3400 किलोमीटर एक बार में जा सकता है, F-16 4200 किलोमीटर जा सकता है। मैक्सिमम स्पीड की बात किया जाए, क्योंकि स्पीड बहुत ही मायने रखता है, राफेल विमान का जो स्पीड है वो 2222 किलोमीटर प्रति घंटा है, J-20 का 2100 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वहीं F-16 का 2414 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाएंगे। लास्ट में 2 पॉइंट है, लेंथ और हाइट, इसे आप देख सकते हैं, आप इसे समझ सकते हैं। इस चौथे पॉइंट में कुछ और पॉइंट है जिसे हम तुलना करेंगे। जैसे राफेल के पंखों का जो फैलाव है वो 10.90 मीटर है, जो इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ान भरने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। J-20 का जो फैलाव है वो 13.50 मीटर है। तो वही पाकिस्तान के F-16 का जो फैलाव है पंखों का वो 9.96 मीटर है। रडार की बात किया जाता है, क्योंकि रडार सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के एरिया में एक बार में 40 टारगेट को पहचान कर सकता है। तो वही F-16 का जो है ये केवल 84 किलोमीटर के रडार को पकड़ सकता है और 20 टारगेट कर सकता है। इसमें चाइना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। राफेल 1 मिनट में, ये सबसे बड़ी क्षमता मानी गई है कि राफेल 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। तो वहीं J-20 18,240 मीटर की ऊंचाई 1 मिनट में तय कर सकता है। इस प्रकार F-16 15,240 मीटर की दूरी मात्र 1 मिनट में तय कर सकता है। मिली जानकारी के अनुसार चीन के पास जापान देश से 6 गुना से ज्यादा फाइटर प्लेन इस समय मौजूद है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ही यह डाटा जारी किया है और बताया है एक रिपोर्ट के माध्यम से कि चीन के फाइटर प्लेन पिछले 18 महीने में 675 बार अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर चुके हैं। देख सकते हैं कि चीन का इस समय भारत के साथ तनाव चल रहा है, उसी तरह से चीन का जापान के साथ भी तनाव चल रहा है। तो वैसे में ये जो उल्लंघन है वो बहुत ही अधिक है। 18 महीने में 675 बार ये संख्या गिनी गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मिलिट्री वर्सेस मेडिकल। किस पे कितना सरकार खर्च करती है अगर देखा जाए, भारत ने साल दर साल, 1 साल 2 साल की बात नहीं किया है, ये जो डाटा भी है 1 साल 2 साल का नहीं है। इसमें बताया गया कि स्वास्थ्य और सुरक्षा पर खर्च एक समान रहा। जैसे 2014 में कितना खर्च किया, 2015 में बढ़ोतरी की गई, कभी घटाया नहीं गया। लेकिन घटाया किसमें गया ये अभी आप समझेंगे। जैसे मिलिट्री का खर्च हेल्थ सेक्टर के खर्च का 8 से 10 गुना से अधिक रहा है अगर आप पिछले 5 से 6 सालों के आंकड़े को देखें। जैसे 2015 में मिलिट्री का खर्च 2,85,000 करोड़ रुपए था, तो वहीं 2016 में यह बढ़कर 2,94,000 करोड़ रुपया हो गया। ये मिलिट्री की बात हुई। अब मेडिकल की बात कर लिया जाए तो इसी सेशन में 2015 में मेडिकल का खर्च 35,000 करोड़ रुपया था भारत का, उससे घटाकर 2016 में कितना कर दिया गया, 30,000 करोड़ रुपया कर दिया गया। अब आप बताइए कि कौन सा सेक्टर है जो जरूरी है, क्या मेडिकल जरूरी है या हमारे लिए मिलिट्री। इस तरह से देखा जाए तो सभी का आंसर होगा कि दोनों जरूरी है। दोनों में अगर एक में पैसा बढ़ रहा है तो दूसरे में भी बढ़ना चाहिए, जबकि ऐसा भारत के साथ नहीं देखा गया है। आप सभी को यह भी जानकारी होनी चाहिए कि मोदी सरकार ने पहले 5 साल, पहले जो 5 साल कार्यकाल बीते हैं उसमें टोटल मेडिकल पर जो खर्च हुआ है वो 2,03,535 करोड़ रुपया सिर्फ 5 साल में इतना निकाला गया है, इतना पैसा खर्च हुआ। तो वहीं आप टोटल मिलिट्री पर देखा जाए 5 सालों का तो 16,08,884 करोड़ रुपया खर्च हुआ। आप तुलना कर लिए, दोनों का निकालिए, दो बातें आपको स्पष्ट हो जाएंगी। तो लगभग 8 से 10 गुना हमेशा ऐसा ही रहा है। भारत में प्रति व्यक्ति के ऊपर मेडिकल का जो खर्च होता है 1 साल का, ये आंकड़ा है वो 20,000 रुपया खर्च होता है प्रति व्यक्ति के ऊपर। भले ही आपको वो मिले ना मिले, लेकिन सरकार ये पैसा जारी करती है 1 साल में 20,000 रुपए। तो वहीं अमेरिका में देखा जाए तो प्रति व्यक्ति के ऊपर अमेरिकी 6,73,000 रुपए खर्च करती है। उससे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कहीं ना कहीं उसे प्रभावित करता है। लेकिन भारत में आप देखें तो 20,000 क्या 20 पैसे नहीं पता चलता कि अच्छा सरकार ने इतना पैसा हमारे ऊपर खर्च किया है। आप सभी को जानकारी यह भी होगी कि दुनिया में सबसे बड़ी सैन्य शक्ति व रक्षा बजट किसका है, अमेरिका देश का। लेकिन प्रति व्यक्ति की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए कि कौन सा देश है जो अपने देश की सुरक्षा पे सबसे अधिक पैसा खर्च करता है प्रति व्यक्ति के हिसाब से, तो वो अमेरिका देश नहीं बल्कि वह इजराइल देश है। क्योंकि इजराइल देश के पास देखा जाए उसके पड़ोसी देश सभी उसके दुश्मन देश बने हुए हैं।
तो वही मैं जीडीपी से साथ तुलना करूं, भारत की जीडीपी से कितना पैसा मिलिट्री पर, कितना पैसा हेल्थ पर खर्च होता है, आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तो टोटल जीडीपी का 1.28% मेडिकल पर खर्च होता है, तो वहीं कुल जीडीपी का 2.40% मिलिट्री पर खर्च होता है। और इस वीडियो को यहीं पे खत्म करने से पहले कई क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। पहला क्वेश्चन है कि प्रति विमान 526 करोड़ रुपए के बजाय 1670 करोड़ रुपए का क्यों खरीदना पड़ा? ये ऐसा राहुल गांधी जी का है, आप इसमें सुधार भी किया गया है, कई क्वेश्चन और बनाए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कुल 126 विमानों के बजाय भारत सरकार ने 36 विमान ही क्यों खरीदे? जैसे हमने बताया कि 36 की जरूरत तो है नहीं, इसके बारे में आपने पूरी तरह से समझ लिया कि कितनी हमें जरूरत है। तीसरा पॉइंट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बजाय दिवालिया हो चुके अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए का ठेका क्यों दिया गया है? आप डेली सुन रहे हैं कि यस बैंक ने अनिल अंबानी के 2800 करोड़ रुपए जो बकाया था अनिल अंबानी के ऊपर, उसको न देने के कारण से अनिल अंबानी के कई जो ऑफिस हैं उसको अपने कब्जे में यस बैंक ने ले लिया। आप हमें बताइए कि जो कंपनी इस समय डूब चुकी है, भारत सरकार को पहले से ही पता था कि अनिल अंबानी इस समय लॉसेस में चल रहे हैं, पिछले 8 से 10 सालों से लॉसेस में चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या ये जो हम ठेका दे रहे हैं, जबकि सुरक्षा की बात आती है, दूसरा कोई अगर ठेका होता है तो चल जाता है कि थोड़ा सा कम बेसी, लेकिन अगर आप सुरक्षा की बात करते हैं और ऐसे में हथियार जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है देश के लिए, अगर ऐसे समझौते किसी ऐसे व्यक्ति को देते हैं जो पहले ही लॉसेस में पूरी तरह से डूबने वाला हो, उससे देकर क्या भारत सरकार ने गलती की या नहीं? इसी प्रकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।